हेलो दोस्तों, मैं शनि शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक कंप्रेशन मेंबर में आप लोगों ने अलग अलग टाइप के सेक्शन का स्ट्रेंथ निकालना सीखा था। लाइक कंप्रेशन मेंबर में अगर एक सिंपल सेक्शन हो, फिर कई सेक्शन को मिला के, दो सेक्शन को मिला करके अगर कोई सेक्शन बनाया जाए जिसको बिल्टअप सेक्शन कहते हैं, तो उसका भी न्यूमेरिकल हमने आपको सॉल्व करा दिया था। और भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, सिलेबस पूरा करा दूं। जैसे न्यूमेरिकल के सबके मैसेज मेरे पर आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने न्यूमेरिकल मुझे मैसेज किए कि सर मुझे ये न्यूमेरिकल समझा दीजिए, ये न्यूमेरिकल समझा दीजिए। तो कुछ लोगों को मैंने समझाया, सॉल्व करके भेजा। लेकिन मैं जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो फिर न्यूमेरिकल ऑन डिमांड नाम से लेक्चर की सीरीज लगा दूंगा। जैसे ही आप कोई न्यूमेरिकल भेजेंगे तो मैं उस न्यूमेरिकल को पूरा समझा के सॉल्व करके, न्यूमेरिकल ऑन डिमांड नाम से लेक्चर रहेगा, उसको आप देखते जाइएगा। आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे वो प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं रैंडमली इतने न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ कि लगभग हर टाइप के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल कवर हो जाए। अब एक एक चैप्टर में 10-10 न्यूमेरिकल है, तो आप समझिए कि 10-10 भी लगवाऊंगा तो 6 चैप्टर है, 60-70 लेक्चर के, तो अब एक दिन में एक न्यूमेरिकल या उससे ज्यादा तो लगा नहीं पाऊंगा। तो इस हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स मैं उतने अभी सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपका काम हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं आपकी बातें बिल्कुल समझ रहा हूँ कि न्यूमेरिकल और होने चाहिए, मुझे भी मालूम है कि होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को कवर करने के बाद हो तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अपने से लगाते जाइए, जैसे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका न्यूमेरिकल। वैसे एक चीज जान लीजिए कि जितने न्यूमेरिकल मैं लगवा दिया हूं ना, उसी के कॉन्सेप्ट से आपके सारे लग जाएंगे। आप थोड़ी सी गलती कहीं करते हैं, अब मैं क्लासरूम में रहता तो आप थोड़ी सी गलती मैं बता देता आपको कहाँ कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं पूरा आपको बता नहीं पाता हूं। तो ये जान लीजिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर ही अंदर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत करिए, उसका उपाय मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, लेकिन अभी इसको लगाना नहीं, पहले समझना है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेंथ नहीं निकालेंगे। कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ तो निकाल ही चुके हैं हम लोग अलग अलग स्थितियों में। आज हम लोग किसका करेंगे? डिजाइन करेंगे आज एक कंप्रेशन मेंबर का, ठीक है। और डिजाइन के लिए क्या स्टेप है यही ना दिया रहता है। डिजाइन का अर्थ क्या होता है? हमेशा यही बोलेगा कि कोई लोड आ रहा है, उसके लिए कंप्रेशन मेंबर बताइए कितने साइज का लगाएं, कौन सा लगाएं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कंप्रेशन मेंबर या तो अकेले एक सेक्शन हो सकता है, लाइक एक एंगल हो, एक चैनल हो, एक आई सेक्शन हो, या फिर दो या दो से अधिक बिल्टअप मतलब सेक्शन को मिला के भी सेक्शन बनाया जाएगा, जिसको बिल्टअप सेक्शन कहेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी डिजाइन का स्टेप समझते हैं कि कैसे डिजाइन को करना है, ठीक है। आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो डिजाइन स्टेप आपका क्या है देखिए। जैसे टेंशन मेंबर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैंने कहा था कि किसी टेंशन मेंबर पर लोड, याद करिए, थोड़ा चीजों को पढ़ें तो याद करिए। टेंशन मेंबर पर लोड आ रहा था तो हमने कहा था कि अच्छा ये लोड आ रहा है, इसके लिए कितना एरिया चाहिए, तो आप स्ट्रेस तो फिक्स था, स्ट्रेस से डिवाइड कर दिए, आप एरिया निकल गया। उस एरिया से 20-30% या 40% बढ़ा के आप एरिया लेते थे। क्यों एरिया लेते थे आप बढ़ा करके? ताकि बाद में जब ए नेट निकालें तो कम होके वो जितना चाहिए उतना मिल जाए। कुछ याद आ रहा है? मतलब अगर आपको एरिया 100 की जरूरत है तो आप 150 लेते थे, क्योंकि आप जानते थे कि 150 वाले में से पहले रिवेट होल कटेगा, ये कटेगा, तो अपने आप आ जाएगा। तो वहां स्ट्रेस फिक्स था, तो लोड अपॉन स्ट्रेस करते थे। एक 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 कितना एरिया की लगभग रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाती थी। यहां पर कैसे पता करेंगे कौन सा सेक्शन ले? यहां भी ट्रायल और एरर चलेगा। यहां भी एक सेक्शन लेके ट्राई करना पड़ेगा। हम आप लोड देंगे, हम बोल देंगे कि भैया ये लोड चाहिए आपको, तो लगभग इस एरिया का सेक्शन लेके देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं सही होगा तो दूसरा लीजिएगा। तो यही काम इसमें भी करना, लेकिन क्या आधार होगा? रैंडमली इतने सारे सेक्शन है तो कोई तो मान नहीं लेंगे, कुछ आधार होना चाहिए। तो हमेशा एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, हमें अगर स्ट्रेस पता हो तो हम लगभग एरिया तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हमें एक सेक्शन चूज करना होता है और फिर उस पर देखिए, देखा जाए तो दो ही स्टेप हैं, केवल दो स्टेप डिजाइन के। पहला, एक सेक्शन चूज कर लीजिए। जैसे आप ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इतना लोड आ रहा है, डिजाइन कीजिए। तो उस लोड के लिए एक सेक्शन चूज कर लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है उस सेक्शन को चेक करिए कि क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। केवल दो स्टेप, पहला सेक्शन को चूज करना और दूसरा ये चेक करना कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है आपकी जरूरतों को। तो ये कैसे चेक करेंगे? पहला काम सेक्शन चूज करना, तो हमने बोला फर्स्ट स्टेप में चूजिंग अ सेक्शन, ठीक है। ये आप ये नंबर में लिख देता हूं हमेशा,
यहाँ पे आप अपना जैसे आप लोग भेजते आ रहे हैं अभी तक न्यूमेरिकली अपनी प्रॉब्लम उस पर कांटेक्ट करेगा। फोन मत किया करो बंधु, पहले व्हाट्सएप कर दिया करो। व्हाट्सएप कर देंगे आप, कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे कई लोगों को लिंक से प्रॉब्लम होती है, नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं हो पाते हैं, तो आप इस पर मैसेज किया कीजिए अपनी प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा, फिर आपको जैसी सॉल्यूशन होगी मैं इस पर दे दूंगा, ठीक है ना। पहले मैसेज करिए, मैं खुद अगर जरूरत समझ में आएगी तो फोन आपको कहूंगा करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा जरा, चूजिंग अ सेक्शन का मतलब एक सेक्शन चूज करना। तो सबसे पहले आपको सेक्शन चूज करने के लिए उसका एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो सेक्शन उसका लगभग 1200 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया रहे तो काम हो जाएगा। तो आप टेबल में जाके ढूंढ लीजिएगा कि 1200 स्क्वायर मिलीमीटर का एरिया लगभग किस सेक्शन का है, वो सेक्शन ले लीजिएगा। लेकिन वो कैसे पता कि 1200, तो उसके लिए सबसे पहले समझिएगा चूजिंग अ सेक्शन। इसमें अब देखिए मैंने तो 2 ही स्टेप बताए थे आसानी के लिए, लेकिन अब इसमें पार्ट कर लिए, चूज कर दे समय। सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस को चूज करिए, ठीक है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस चूज करेंगे, इसमें देखिए मान लीजिए चूजिंग का सेक्शन में पहला हमने बता दिया। सबसे पहले आपको मान लीजिए कि आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आप जो सेक्शन लीजिए वो एंगल सेक्शन हो या आई सेक्शन हो या फिर एक बिल्टअप सेक्शन हो, कुछ भी तो हो सकता है, चैनल सेक्शन हो, कैसा भी सेक्शन हो। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर फॉर फॉर एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ठीक है ना। एंगल सेक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेस की वैल्यू लीजिएगा आप अपने मन से मान लीजिएगा सिग्मा, या आप जो भी यूज करते आ रहे हो, ठीक है ना। सिग्मा सीसी लिखते हो, एफ सीसी और एफ वाई का हमने बताया था ना, सिग्मा सीसी निकालने के लिए या सिग्मा एससी निकालने के लिए आप क्या लिख रहे हैं वो स्ट्रेस का वैल्यू ले लीजिएगा, अभी तक आप जो यूज कर रहे थे। तो सिग्मा सीसी हम लोग जनरली अभी तक यूज कर रहे थे फॉर्मूले में, ठीक है ना। या सिग्मा एसी भी कह सकते हैं, एसी ही शायद मैंने लिखा था, और वो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सिग्मा एसी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिग्मा एसी इज इक्वल टू, हमने अपने से ले लिया एंगल सेक्शन के लिए 80 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। कहेंगे सर ये आप कहां से ले लेंगे, ये तो लैम्डा पर डिपेंड करता है। आप कहेंगे सर लैम्डा जो सेक्शन आप चूज करेंगे उसका लैम्डा आपको पता होगा तब तो ये लेंगे। तो हमें एक आइडिया है कि लैम्डा यहाँ पर लगभग जो है ना वो 100 के आसपास होगा, ठीक है ना। तभी ये इतना आएगा, देखिएगा कैसे। जब आप टेबल पलटेंगे तो जानते हैं ना, टेबल में लैम्डा और सिग्मा एसी के बीच में एक टेबल बना हुआ है ना, मैंने इसके बारे में कई बार बताया, उसी से सारा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। तो एंगल सेक्शन के लिए लगभग माना जाता है कि उसका लैम्डा आसपास आता है 100 के, तो स्ट्रेस भी उसमें आसपास आएगा सिग्मा एसी जो है 80 के। आप जानते हैं ये 80 है तो लैम्डा 100 होता है। अब ये आप टेबल से पढ़ लीजिएगा, मैं गलत लिख रहा हूं तो ये किसके लिए है, एंगल सेक्शन के लिए। दूसरा यहां पर लिख लेंगे फॉर आई सेक्शन, आई सेक्शन, आई सेक्शन के लिए, आई सेक्शन सिंगल ही रहेगा, मतलब ये सब सिंगल सिंगल है, ये नहीं कि 3 ठो एंगल जोड़ दिए आप, केवल एक एंगल के लिए। आई सेक्शन भी अगर अकेले रहे तो सिग्मा एसी इसका थोड़ा मैं 80 से कर रहा हूं 100, क्योंकि आई सेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे कर दिया 100 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। और मजे की बात है कि इसका लैम्डा 80 होता है। आप जानते हैं कि सिग्मा लैम्डा जैसे घटता है तो सिग्मा एसी बढ़ता है, तो ये अच्छा इनके बीच में संबंध भी हमें याद करने में आसानी होगी। ये इत्तेफाक है कि लैम्डा 100 है तो ये 80 है, और जब ये 80 हो रहा है तो सिग्मा एसी 100 हो जा रहा है। समझ में आ रही बात नहीं, ये इत्तेफाक है, टेबल में जाके पढ़िएगा लिखा हुआ उसमें मिल जाएगा आपको कि लगभग लैम्डा 100 है तो ये 80 है, लगभग ये 80 है तो सिग्मा एसी 100 है। अच्छा अब तीसरा चीज हम और ले लेते हैं कि बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है, बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है। बिल्ट अप सेक्शन, अब बिल्ट अप सेक्शन में क्या कहानी हो जाएगी जरा देखिएगा। तो सिग्मा एसी का वैल्यू वहां पे आप ज्यादा देखिए, आप जानते हैं कि जब दो सेक्शन को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके बकल करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उनका लैम्डा बहुत कम हो जाता है। पिछला क्वेश्चन जो बिल्टअप वाला मैंने लगवाया उसमें देखिएगा लैम्डा की वैल्यू बहुत कम आई थी, स्ट्रेस बहुत अच्छा उसमें मिल जा रहा था हमको। तो सिग्मा एसी 140 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम और लैम्डा इसमें लगभग 40 के आसपास आता है, तो 40 पर 140 होता है। तो ये तीन वैल्यू मैंने कहां से लिख दी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वैल्यू कोड ने रिकमेंड किया है, कोड ने बोला है कि आप शुरुआत करिए तो लगभग इन वैल्यूज को मान लीजिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए इन वैल्यू को लगभग आप मान लीजिए, जैसे आपको बोला गया, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये अभी स्टेप समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूं, अभी इसको सॉल्व बाद में कराऊंगा। बोला चूज एन एंगल सेक्शन फॉर ए डिसकंटिन्यूअस कंप्रेशन मेंबर
टू कैरी ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। बोला है कि 100 किलो न्यूटन का लोड सहन करने के लिए एक असतत संपीड़न अवयव का अभिकल्पन कीजिए या उसका चयन कीजिए। तो बताइए, बोल दिया ना कि डिसकंटिन्यूअस कंप्रेशन मेंबर रहेगा और एंगल सेक्शन का यूज होगा। तो आप एंगल सेक्शन का यूज होगा और अकेले एंगल सेक्शन है, बिल्टअप नहीं है, तो आप हमेशा मान लीजिएगा कि उसका लैम्डा लगभग 100 रहेगा और ये 80। तो लगभग का मतलब ट्राई अप करेंगे कि देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। अच्छा, यहां से जब अगर सिग्मा एसी पता है तो आप ये पूरा चूजिंग सेक्शन वाला कहानी हो गया। अब यहां से चौथा स्टेप आप इसमें क्या करेंगे, चौथा स्टेप आप इसमें, इनमें से अभी से स्टेप नहीं है ये, इसको आप पहला ही स्टेप मान लीजिए पूरे को। ये स्टेप आप एक लाइन से इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है। स्टेप आप पहला मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेस चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप इसमें क्या होगा, दूसरा स्टेप तो एक एक्सपेक्टेड एरिया जो होगा उसका संभावित क्षेत्रफल, एक्सपेक्टेड एरिया, ठीक है। एक्सपेक्टेड एरिया, तो एक्सपेक्टेड एरिया ए बराबर क्या होगा बताइए, ए जो होगा ए ग्रॉस वो कितना होगा आप ही बताइए। तो आप कहेंगे ए ग्रॉस जो होता है वो होता है लोड अपॉन सिग्मा एसी। नहीं हुआ, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि लोड यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी ए ग्रॉस इंटू सिग्मा एसी, पढ़ते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि लोड इज इक्वल टू सिग्मा एसी इंटू ए ग्रॉस या ए ग्रॉस इंटू सिग्मा एसी। तो ए ग्रॉस जो बचा वो कितना हुआ, लोड अपॉन सिग्मा एसी। अब सिग्मा एसी आप कोई ना कोई एक चूज किए होंगे ना, उसी से डिवाइड कर दीजिए, यहीं से ए ग्रॉस आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर ए ग्रॉस जो आया है वो ए ग्रॉस है जो लगभग हो सकता है, क्योंकि सिग्मा एसी भी लगभग है तो ए ग्रॉस भी लगभग उसके आसपास। अब यहां पर तीसरा स्टेप हो जाएगा, तीसरा चूज चूज अ सेक्शन फ्रॉम टेबल whose area is nearly equal to above a gross, ठीक है ना। यहां पर बोल रहा है कि चूज अ सेक्शन फ्रॉम टेबल से एक ऐसे सेक्शन का चयन कीजिए हुज एरिया इज नियरली इक्वल टू एबव ए ग्रॉस, मतलब ऊपर दिए गए ए ग्रॉस के लगभग आसपास के एरिया से एक सेक्शन आप चूज कर लीजिए। तो चूजिंग अ सेक्शन वाला कहानी खत्म हो गया, आप एक सेक्शन चूज कर लिए। अब बताइए, जो सेक्शन आपने चूज किया होगा टेबल से, अब क्वेश्चन पुराना हो गया। देखिए, हमने एक सेक्शन हमें दे दिया गया, एक देखिए सेक्शन एक दे दिया गया, उस सेक्शन का क्या क्या निकालेंगे, सिग्मा एसी निकालेंगे। उस सेक्शन का एक ग्रॉस आप पता करके चूज ही कर लिए हैं, तो देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और जो सेक्शन हमने चूज किया है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो लोड दिया है, मान लीजिए 100 का लोड दिया है, तो जो सेक्शन आप चूज किए उसकी स्ट्रेंथ 100 से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो एक स्टेप है सेक्शन को चूज करने का, पहला स्टेप हो गया सेक्शन को चूज कर लिया। कैसे चूज किया, सबसे पहले हमने एक चयन किया स्ट्रेस का। यहां पे मैं और अच्छे तरीके से इसको समझूं, थोड़ा सा लिखने में, यहां पे चूज पॉसिबल स्ट्रेसेस, मतलब समझ रहे हैं, पॉसिबल स्ट्रेस को चूज करिए और उसमें ये तीनों कर लीजिए आप इस तरीके से कि एक नंबर पे पहला स्टेप है चूज पॉसिबल स्ट्रेसेस, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड एरिया, फिर उसके बाद एक सेक्शन का चूज करना। ये आपका कंप्लीट कहानी सही सही बता रहा है, ठीक है। अब मैं ये सब याद नहीं करता हूं और आपको भी याद करने की जरूरत नहीं, कभी कभी एग्जाम में लिख आ गया, आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि आप जो है लिखना है आपको। मुझे याद है, मैं जानता हूं, तो मुझे इसको याद नहीं करना पड़ता है, मैं अपने आप तरीके से जो जरूरत है वो कर दीजिए। स्टेप याद करना बताइए कितनी समझदारी है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको शुरुआत में स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। अब जब आप बाइक चलाते चलाते हो जाते हैं ना, तो फिर आप बाइक इधर उधर देख के चलाएंगे तब भी नहीं लड़ेगी बाइक। लेकिन अब नया नया सीखे हैं तो आप खूब देख के चलाएंगे तब भी लड़ा देंगे। तो अभी आप नया नया सीख रहे हैं तो चिंता मत करिए, अभी जैसे जैसे आप इसमें होते जाएंगे परिपक्व, चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि इस तरीके से हम एक सेक्शन का चूज कर लेंगे। अब जो सेक्शन हमने चूज किया है उस सेक्शन के साथ हमें क्या करना बताइए, उस सेक्शन का स्ट्रेंथ निकालना है। और उस सेक्शन का स्ट्रेंथ निकालने का तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं। अब दूसरा, पहला सेक्शन चूज करना था, चूजिंग द सेक्शन, और दूसरा था फाइंडिंग
फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ chosen section which should be greater than or equal to given load। मतलब दिए चूज किए गए सेक्शन का स्ट्रेंथ निकालिए जो कि बड़ा या बराबर होना चाहिए दिए गए लोड के। बात समझ में आ गई? जो कि बड़ा या बराबर होना चाहिए दिए गए लोड के। आप जानते हैं जो सेक्शन आपने चूज किया है उसमें आपका पुराना स्टेप क्या था स्ट्रेंथ निकालने का? ए ग्रॉस पता है, जो सेक्शन चूज किए हैं उसका आर मिनिमम पता है, इफेक्टिव लेंथ आपको क्वेश्चन में ही दे रखेगा, इफेक्टिव लेंथ आपको क्वेश्चन में ही दे रखा जाएगा। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ पता है आर मिनिमम, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। देखिए हो गया। तो आप जानते हैं कि लैम्डा निकल जाएगा तो आपका एसी भी, सिग्मा एसी भी क्या हो जाएगा? सिग्मा एसी निकल जाएगा। तो फिर आपका क्या बचा? स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी बताइए? ए ग्रॉस आई इंटू सिग्मा एसी। पता चल गया स्ट्रेंथ आपको। एंड दिस स्ट्रेंथ शुड बी, दिस स्ट्रेंथ, ये इसको आप स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू लोड और सेक्शन शुड बी रीडिजाइंड। मतलब अगर हमने जो चूज किया है उसका स्ट्रेंथ निकालने और वो लोड जो स्ट्रेंथ है वो लोड से ज्यादा था तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? अदरवाइज सेक्शन जो है वो फिर से रीडिजाइन किया जाएगा। आपको समझ में आ गई जो चीजें? तो चलिए आइए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। स्टेप आपको समझ में आ गया तो सिंपली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डिजाइन का पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, अब डिजाइन का पहला न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए आप लोग। बोला गया है कि चूज एन एंगल सेक्शन। तो पहली कहानी यहीं खत्म हो गई कि आपको एंगल सेक्शन चूज करना है। ठीक है, और एंगल सेक्शन में ये नहीं बोला है कि इक्वल और अनइक्वल, तो आप जो मर्जी वो चूज कर लीजिएगा। मजे की बात मैं आपको एक बताता हूं, हमेशा अनइक्वल एंगल चूज करना सही होता है। पहले पूरी बात समझिए। अनइक्वल, क्योंकि अनइक्वल में एक लेग बड़ी और एक लेग छोटी होती है, तो बड़ी लेग को कनेक्ट कर देने से स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग लेग, जो बाहर निकली लेग होती है ना, वो जितनी छोटी रहे उतना अच्छा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल सेक्शन में बड़ी लेग और को कनेक्ट करना, छोटी लेग को बाहर रखना सही होता है। लेकिन अब कहेंगे कि सर न्यूमेरिकल हमको एग्जाम में लगाना है, उसके दृष्टिकोण से तो बंधु एग्जामिनर को आपको इंप्रेस करना है न्यूमेरिकल लगा के। आप साइट पे काम करेंगे तब तो आप अच्छा है आपके लिए कि वैसा सेक्शन चूज करेंगे जो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दे, लेकिन एग्जाम में आप चाहेंगे कि हमारा न्यूमेरिकल जल्दी लगे और हमको पूरा नंबर मिले। तो इस केस में आप इक्वल ले लीजिएगा, एग्जाम में आप इक्वल ले लीजिएगा। क्यों एग्जाम में इक्वल लीजिएगा? क्योंकि इक्वल वाले में ये फायदा है कि उसका आर वी आर यू या उसका आर मिनिमम एक ही होगा। मतलब दोनों तरफ से लेग बराबर होगी ना, तो उसका सेंट्रोइड और आर सब बराबर होगा। तो एक चीज जान लीजिएगा, आसानी हो जाएगी आपको कई चीजों में। जब भी ऐसा नहीं कि आर दोनों बराबर होगा, आर उसका अलग अलग पे अलग अलग हो सकता है एक्सिस के अबाउट, लेकिन ज्यादातर केसेस में जैसे देखिए अगर एक अकेले एंगल है और दोनों लेग बराबर है, तब के केस में एक आर मिनिमम ही होगा ना। क्लियर, एक आर मिनिमम होगा, एक आर मैक्सिमम होगा, क्योंकि आई एक्स एक्स होगा, आई वाई वाई होगा, तो उससे आई वी और यू का भी केस बनता है। तो एंगल सेक्शन में एक चीज बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा मैं विस्तार में न जाके बस इतना बताऊं कि एग्जाम में इक्वल ले लेना जब तक ना बोले, ताकि तुम्हें एग्जाम में जल्दी से न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो और टेबल में कम से कम चीजें मिले। अनइक्वल में टेबल बढ़ जाता है और इक्वल में आसानी रहती है। तो हम कौन सा यहाँ पर लगाने के समय इक्वल ही ले लेंगे। ठीक है, और लेने को अगर सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया सोचा जाए तो अनइक्वल ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि एंगल सेक्शन फॉर अ डिसकंटिन्यूअस कंप्रेशन मेंबर। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पर लिखा, देखिए
डिसकंटिन्यूअस कंप्रेशन मेंबर है, मतलब डिसकंटिन्यूअस, और बोला गया है आगे देखिएगा कि फॉर अ लोड ऑफ 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ द मेंबर इज, यानी एल इफेक्टिव दे रखा है कितना 2200 mm, ठीक है। एल इफेक्टिव की वैल्यू दे रखा है 2200 mm। यील्ड स्ट्रेस एफ वाई इज इक्वल टू दिस, इट हैज टू बी कनेक्टेड टू गसेट प्लेट विद वेल्डेड ज्वाइंट। वेल्डेड ज्वाइंट किया गया है तो जानते हैं वेल्ड करें या सिरों पर एक से अधिक रिवेट लगा दें तो लंबाई इफेक्टिव कम हो जाती है। याद करिए जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो बोला था, जब स्ट्रट वाला मैंने कहानी बताया था कि कंप्रेशन मेंबर कॉलम नहीं बोला, इसमें यहाँ कुछ बोला है कि कॉलम है, ये कंप्रेशन मेंबर स्ट्रट भी हो सकता है, और स्ट्रट ही मानेंगे जब ना बोला रहे तो आप एक चीज जानिए कि जब सिरों पर एक रिवेट लगा था तो एल पूरा एल लिया जाता था, लेकिन जब दो रिवेट या वेल्डिंग होती थी तो एल इफेक्टिव जो होता था कम होता है। यहाँ एल इफेक्टिव नहीं बोला है, कैपिटल एल बोला है, देखिए लेंथ ऑफ द, इफेक्टिव लेंथ नहीं बोला है, तो हम सीधे एल इफेक्टिव अगर अब लेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 इंटू 0.85। कहां से आया है 0.85 बताइए, 0.85 आपका कहां से आया है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपसे बोल दिया था। तो कितना हो जाएगा 2200 इंटू 0.85, तो वैल्यू आ जा रही है 1870 mm, ठीक है। ये इसकी क्या आ जा रही है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। कैसे आया है पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज, अभी ये तो बाद में हमको एल इफेक्टिव लैम्डा से लैम्डा निकालने के लिए चाहिए आर मिनिमम वगैरह निकाल के, तो आर मिनिमम तो तब आएगा बाद में देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ ये पता, अब चूजिंग अ सेक्शन मेन प्रॉब्लम है हमारे पास, चूजिंग अ सेक्शन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर एंगल सेक्शन पॉसिबल स्ट्रेस सिग्मा AC इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अभी लिखे थे क्या उधर हम कि एंगल सेक्शन हो तो 80 मान लीजिएगा स्ट्रेस को, और लैम्डा यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर लगभग 100 हो जाएगा, ठीक है लैम्डा। तो 80 अगर स्ट्रेस मानते हैं तो एक्सपेक्टेड ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है संभावित, एक्सपेक्टेड ग्रॉस एरिया यानी ए ग्रॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो ए ग्रॉस इज इक्वल टू हो जाएगा लोड कितना, यहाँ लोड मैं यही लिख देता हूं आपका, लोड यहीं पर मान लीजिए दिया है कि लोड इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो लोड 100 किलो न्यूटन है, तो लोड अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा AC दैट इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन, यानी इसको न्यूटन में चेंज कर दिया, और AC का वैल्यू जो दिया हुआ है हमने लिया है लगभग 80, तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 80 न्यूटन पर स्क्वायर एवं। देख लेते हैं एरिया कितना बताता है हम लोगों को, बता रहा है इसका एरिया, आप लोग भी कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं। आ रहा है इसका ए ग्रॉस का वैल्यू, ए ग्रॉस का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 1250 स्क्वायर mm, 1250 स्क्वायर mm, ठीक है ना। ये आ गया ए ग्रॉस का वैल्यू। तो अगर ए ग्रॉस हमारा लगभग ये आ रहा है तो आप टेबल में जाएंगे और चूज करेंगे कोई ऐसा एंगल सेक्शन, और इक्वल में जाना तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी बंधु। तो ए ग्रॉस कोई ऐसा हम सेक्शन चूज करें जिसका इसके थोड़ा ऊपर ही एरिया रहे। अब इससे कम ले लेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम में भी चल जाता है कभी कभी, लेकिन प्रयास रहे कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता कि फेल ना हो, ठीक है ना। तो इससे ऊपर का एरिया देख लीजिए किसमें, इक्वल एंगल में। इक्वल मतलब जाइएगा पीछे बुक में, जाइएगा पीछे टेबल ढूंढिएगा और टेबल में आपको मिल जाएगा, बता रहा हूं इक्वल एंगल में कई सारे हैं इसमें, रोल्ड स्टील इक्वल एंगल में एरिया में सीधे चले जाइएगा, एरिया में लाइन से पढ़ते आइए जब तक कि आप 1250 के आसपास ना पहुंचे। 1138 के बाद फिर 1402 है ISA 75 में। 1221 फिर 1505 1402 1414 सबसे सुटेबल जो है ISA 1990 8 mm का दिख रहा है 1379 यानी 1379, ठीक है ना। अब यहां पर लिख देंगे हम लोग चूजिंग ISA
90 इंटू 90 इंटू 8 mm, और एरिया इसका कितना आप टेबल से पढ़ लेंगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है। कितना है? 1379 स्क्वायर। कहेंगे सर ये थोड़ा सा ज्यादा है। अरे बंधु स्क्वायर एमएम में है, एरिया चलता है उतना, ठीक है ना। 100 स्क्वायर एमएम अगर आप ऊपर नीचे मान लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी, सर आप अपने मन से कर रहे हैं। तो ये एरिया का हमने एक एंगल लिया, देखते हैं अब ये सेटिस्फाई कर जाता है कि नहीं, ठीक है। तो अब ये एंगल तो आप ले लिए, इसका इसका आपने एरिया ले लिया, तो इसका आपको आर मिनिमम भी तो लेना पड़ेगा, तभी तो ये चेक होगा। अब चूज तो कर लिया, अगला स्टेप आप जानते हैं कि देखना है कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो इसका आर मिनिमम भी चाहिए आपको। आर मिनिमम कैसे निकलेगा? अरे टेबल में जब सेक्शन है तो उसका आर मिनिमम भी होगा। आर मिनिमम जाकर पढ़ लीजिए उसका टेबल में। उसका आर मिनिमम है 18.5 mm। आर वीबी और आर यूयू होता है तो आर वीबी मिनिमम होता है, तो आर 18.5 mm इसका क्या है? आर मिनिमम है। आर मिनिमम इसका 18.5 mm है। तो आप कैलकुलेटर लीजिए और चेक करिए, ठीक है ना। आर मिनिमम इसका पता चल गया। अब यहां पर लिखेंगे चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। तो अब इसका सबसे पहले हमें क्या निकाल, जब भी स्ट्रेंथ निकाल तो एक ग्रॉस तो पता है, बस सिग्मा एसी के लिए लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जो आपने चूज किया ना उसमें एल इफेक्टिव तो चेंज होने वाला नहीं है, तो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। एल इफेक्टिव है 1870 और आर मिनिमम का वैल्यू कितना है? तो लिखेंगे 18.5, यानी ये कितना आ रहा है देख लीजिए जरा। 1870 डिवाइडेड बाई 18.5 आ रहा है 101.08। 101.08 ये किसकी वैल्यू आ रही है बताइए? इफेक्टिव लेंथ अपॉन, और इसका जो आर मिनिमम लिए हैं 18.5 उसी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। वेट अ मिनट, इसका मैं एक बार आर मिनिमम फिर से चेक कर लूं। आर एक्स आर वाई वाई और आर वाई वाई, ये 18.5 नहीं है, ये 17.5 है, ठीक है। इसका ये है 17.5। 17.5, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1870 डिवाइडेड बाई 17.5 यानी वैल्यू आ रही है 106.85। 106.85 ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। एक चीज बताइए, अच्छा आप लैम्डा कितना एक्सपेक्ट किए थे याद है? आप जब लैम्डा माने थे लगभग कि हम कितना मानेंगे, तो 100 माने थे, तो स्ट्रेस ये आया था। तो अब यहाँ पर जरा सा गौर करिएगा, बाद में चीजों को समझने पहले यहाँ गौर करिए। 100 पर ये 80 है, तो जब ये 100 से बढ़ेगा तो ये 80 से घटेगा ना। ये क्लियर है ना कि जब ये 100 से ऊपर जाएगा तो ये 80 से नीचे जाएगा। अब एक बात बताइए, आपका लैम्डा जो आप चूज किए हैं ना सेक्शन, उसका लैम्डा 106.8 100 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रेस जाहिर सी बात है 80 से थोड़ा कम आएगा, अभी आएगा। तो जब स्ट्रेस बंधु तुम 80 माने थे तब ये एरिया आया था। आप सोचिए स्ट्रेस जब 80 से नीचे जाएगा तो एरिया बढ़ेगा कि नहीं? तो हमने थोड़ा सा बढ़ा के जो एरिया लिया है उसका फायदा मिला कि नहीं मिला यहाँ पे? तो आप कर सकते थे आप चीजों को और कम, लेकिन फिर घट। तो हमेशा स्ट्रेस देखिए, थोड़ा सा हम माने थे 80, लेकिन जिस हिसाब से अब दिख रहा है कि स्ट्रेस अपने पहले ही दिख रहा है, अभी आया नहीं है, पहले ही दिख रहा है कि स्ट्रेस अब 80 से कम जाएगा। तो लैम्डा जब 100 से बढ़ा तो स्ट्रेस कम जाएगा, स्ट्रेस कम जाएगा तो एरिया जो 1250 दिखा रहा था उससे ज्यादा ही की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन वो ज्यादा इस तक रहे तब तो बर्दाश्त, क्योंकि हम तो ले ही लिए हैं उतने का। इस तक तो बर्दाश्त है, लेकिन उससे ऊपर जाएगा तो फिर रिडिजाइन करना पड़ेगा। अब लैम्डा ये है तो लैम्डा को देख लेते हैं दो तरफ पर। आप देख लेते हैं यहाँ पे कि लैम्डा बराबर कितने कितने 100 और 110 के बीच में है। तो लैम्डा जब 100 है तो सिग्मा एसी कितना है? तो आप तो जानते हैं कि लैम्डा 100 पर सिग्मा एसी कितना है? 80। और लैम्डा जब 110 है तो इसका सिग्मा एसी कितना है? इसको भी पढ़ लीजिए फटाक से। 110 पर जो लैम्डा है वो है सिग्मा एसी है
वो आपका है 72 न्यूटन, 72 न्यूटन पर स्क्वायर एम एम, ठीक है ना, ये भी 70 न्यूटन पर स्क्वायर एम एम, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये देखिए जब 100 से 110 हुआ है तो 80 से 72 हुआ है, इसका अर्थ समझ रहे हैं, इसका अर्थ है चेक करिए कि 106 पर कितना, ये सब समझा चुके हैं हम पहले, इसकी जरूरत अब नहीं है, मिटा दूं। अब देखिए यहाँ पे अब निकालेंगे हम लोग उससे सिग्मा एसी की एक्चुअल वैल्यू जो 106 पर होगी, हम लगभग आधा ले सकते थे, 105 के आसपास तो ले भी सकते थे। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, सिग्मा एसी कितना बढ़ा है 10, तो ये कितना घटा है 8, देखिए सिग्मा एसी 10 बढ़ा है तो ये कितना घटा है 8, यानी ये 1 बढ़ेगा तो ये 8/10 घटेगा, यानी 0.8 क्या हो जाएगा, इसमें कमी आ जाएगी। तो ये 10 1 बढ़ेगा तब ना, लेकिन ये 100 से कितना बढ़ा है 6.85, यानी 6.85, 6.85 अगर ये अप कर जाता है तो 0.8 टाइम्स 6.85, अरे 1 बढ़ने पे 0.8 घट रहा है, तो 6.85 बढ़ने पे कितना घटेगा 0.8 इंटू 6.85, यानी 6.85 इंटू 0.8, स्ट्रेस 5.48 घट जाएगा, ठीक है ना, 5.48 की उसमें क्या हो जाएगी कमी, 100 पर जितना था ना उससे इतना घट जाएगा, यानी सिग्मा एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 पर कितना था 80 और माइनस हो गया 5.48, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 84 पॉइंट कितना आ रहा है, सॉरी 74.80 माइनस 5.48 आ रहा 74.52, 74.52 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। जो सेक्शन आपने चूज किया है, सोचा था कि उसमें स्ट्रेस 80 का आएगा, आया 74.52 यानी 74.52 का, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस स्ट्रेस और इसका मल्टीप्लाई करने पे 100 से ऊपर जा रहा है कि नहीं, जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो भैया नया सेक्शन चूज करिए। अब यहाँ पर फिर से हम लोग लिख देते हैं पूरा, ये स्ट्रेस आपका आ गया। अब देखिए तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, स्ट्रेंथ तो हो जाएगा ए ग्रॉस, जो सेक्शन चूज किए हैं उसका ए ग्रॉस इनटू सिग्मा एसी, ए ग्रॉस कितना है 1379 और ये कितना है 74.52, 74.52, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आ रहा है 102763, 102,763 न्यूटन, यानी अब कह सकते हैं कि 102.763 किलो न्यूटन बच गए। बच कैसे गए, क्योंकि जो सेक्शन आपने चूज किया है उसकी स्ट्रेंथ आ रही है 102.763, जबकि आपको झेलना कितना है 100 किलो न्यूटन, बच गए, मतलब हमारा डिजाइन क्या हो गया ओके। अब नीचे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखेंगे इट इज greater than the load given in the question, ये प्रश्न में दिए गए भार से अधिक है लोड गिवन इन द सेक्शन और लास्ट टू मैजिकल वर्ड which every civil engineer wants to hear or listen is hence okay। सबकी जिंदगी में 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और हमारी जिंदगी में 2 मैजिकल वर्ड्स होते हैं, क्या हेंस ओके। हेंस ओके का मतलब डिजाइन हमारा क्या हो गया, आपका पूरी तरीके से सही हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहीं पर हमारा डिजाइन सेटिस्फाई किया था, लास्ट में लिख देंगे, यानी 90 इंटू 8 mm एंगल विल बी यूज्ड, कहानी खत्म, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका समाप्त होता है। आपने अगर न्यूमेरिकल पूरा समझा होगा तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। इसके बाद का जो न्यूमेरिकल मैं लगवाऊंगा वो थोड़ा, अभी तो एक ही एंगल था, अब एक बिल्टअप सेक्शन का भी न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा हम लोग को, ये देखें उसमें क्या नया होता है, बहुत सारी चीजें नई नई आपको देखने को मिलेंगी। तो चिंता मत करिए, बने रहिए अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। एक चीज मैं हमेशा आपको याद दिला दूं, जब भी आप
कभी भी इस चैनल को देख रहे हैं या कोई भी पॉलिटेक्निक के लिए अभी तक कोई सोचा हुआ चैनल नहीं था जो सीक्वेंसली आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देखिए आप अभी नॉन टेक्निकल की या फिर कई सारी क्लासेस ढूंढेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए एक डिजाइंड सिलेबस लेके अगर कोई चैनल आपके पास आ रहा है तो प्लीज उसको अपने ग्रोथ कराने का प्रयास करिए, ताकि आपको खुद भी फ्यूचर में और आपको अपने छोटे जो जूनियर्स आपके हैं उन तक उस चैनल को, अगर आप इसको आज सपोर्ट करते हैं तो इसका भी ट्रेंड बनेगा, इसका भी एक स्कोप बनेगा, और भी लोग इस फील्ड में आएंगे, मैं अकेला नहीं रहूंगा, और भी लोग इस फील्ड में आएंगे, और फिर आपको स्टडी मटेरियल ढूंढने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने लेवल पर प्रयास करेंगे उसके लिए। इसलिए दोस्तों को अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए। जितना आप इस चैनल को बढ़ाएंगे और लोग फील्ड में आएंगे, और आपकी स्टडी हमेशा के लिए आसान और गाइडेंस इजी हो जाएगी। इसलिए प्लीज दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।